रितेश जी हेलो। रोमित मेहता जी हेलो। भगवंता जी वेरी गुड इवनिंग। और कुछ नया बात कर रहे हैं, आज आरएसए की बात नहीं करेंगे। जैसे कि हम काफी टाइम से हम आरएसए की बात कर रहे हैं, तो आज की वीडियो में हम आरएसए के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं कर रहे। यूनिक चीज के ऊपर एक डिस्कशन करेंगे, एक ऐसा प्राइस एक्शन शेयर कर रहा हूँ। एक ऐसा प्राइस एक्शन दोस्तों आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ आज की वीडियो के अंदर। अगर वो प्राइस एक्शंस आप सीख जाते हैं तो उसके अलावा किसी दूसरे प्राइस एक्शन की जरूरत आपको ट्रेडिंग में नहीं पड़ती है। अगर आप उस पर थोड़ी सी मास्टरी कर लेंगे तो वो वन मैन आर्मी का काम करता है। तो आज की वीडियो में प्राइस एक्शन के ऊपर बात करेंगे। तो वेरी गुड इवनिंग भोजराज जी, मोहम्मद सादिक जी, गुड नाइट, गुड इवनिंग। कोठारी जी बिल्कुल क्लियर वॉइस है, चलिए थैंक यू। लाल चंद्रा जी ने बोला क्लियर वॉइस, गुड इवनिंग। चलिए, तो थोड़ा हम वेट करते हैं कि कुछ और लोग हमारे साथ जुड़ जाए। तो सबसे पहले आप बताइए कि जो पिछली हमारी सीरीज थी, जो हमने डिस्कशन करा था आरएसआई ब्रेकआउट को लेकर के, तो आप में से कितने लोगों ने देखी और कितने लोगों को इफेक्टिव लगी? क्या बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर इंडिकेटर यूज करना आसान है? और क्या यूज करके बीच में पैसे बनाना आसान है या नहीं है, जो हम पीछे हम बात कर रहे थे काफी समय से। तो आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है, आप एक बार मुझे जरूर बताइए। गुड इवनिंग राजा घोष जी। जी कैस्ट्रॉल पे मैं व्यू दे सकता हूँ, लेकिन मैं कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं दूंगा कि आप उसको बाय करें या सेल करें। लेकिन हाँ, टेक्निकल एनालिसिस जरूर मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। थैंक यू राहुल जी। हाउ टू स्टार्ट सर देखिए, हम डिस्कशन देखिए प्रिया जी, हम निफ्टी 50 का स्टॉक में स्टार्टिंग पे आप फोकस कर सकते हैं ट्रेडिंग के अंदर। लेकिन आप मार्केट में अगर बिल्कुल न्यू है तो मेरा आपसे सजेशन ये है कि अगर आप ट्रेडिंग के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट ट्राई कर रहे हैं तो ईटीएफ को ट्राई करिए। ईटीएफ क्या, एक पर्टिकुलर इंडेक्स है। निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स भी कई बार कोलैप्स हो जाते हैं। आपको मैं हिस्ट्री बताता हूँ। जनरल मोटर करके एक स्टॉक हुआ करता था जो निफ्टी 50 के अंदर था। सत्यम घोटाले के बारे में आपने सुना होगा, वो टॉप कंपनियों में आता था। तो आज इन कंपनियों का नामो निशान भी नहीं है। अगर हम नोकिया की बात करें, चलिए नोकिया निफ्टी 50 का कोई पार्ट नहीं है। इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड स्टॉक भी नोकिया का नहीं है, लेकिन एक टाइम पे सबसे बड़ी कंपनी नोकिया हुआ करती थी। आज एप्पल सबसे बड़ी कंपनी है। तो ऐसा नहीं है कि जो टॉप 50 स्टॉक्स है ये कभी डूबेंगे नहीं। इनकी जगह कोई और टेक्नोलॉजी, कोई और इंडस्ट्री एक टाइम के ऊपर आकर के ले लेती है। तो आपको थोड़ा सा ईटीएफ यानी इंडेक्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, वो आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा ट्रेडिंग में। थैंक यू राजा घोष जी, आरएसए ब्रेकआउट के ऊपर। थैंक यू अख्तर जी, जामिल अख्तर जी, चंद्रकांत जी, थैंक यू सो मच। हाउ टू स्टार्ट ईटीएफ, कोई एक स्ट्रैटेजी की आपको जरूरत है प्रिया जी। कोई एक स्ट्रैटेजी पकड़िए, चाहे आप मूविंग एवरेज पकड़िए, आरएसआई पकड़िए। किसी स्ट्रैटेजी के ऊपर थोड़ा सा फोकस करिए और किसी ऐसे पर्सन से सीखिए जिन्होंने मार्केट के अंदर जेन्युइनली अर्न करा है। परसेंटेज परसेंटेज टर्म में अर्न करा है, क्योंकि ज्यादातर जो व्यूअर्स है ना वो अट्रैक्ट होते हैं कि किसी ने करोड़ों रुपया कमाया है। लेकिन परसेंटेज टर्म में भी अगर कोई अच्छा कर रहा है, जैसे कि हमने करोड़ों रुपया मार्केट से नहीं कमाया, लेकिन हम परसेंटेज टर्म में हम 25-30% निकालने में कैपेबल है करंटली। इतना हम निकाल पा रहे हैं। जो चाहे मुझसे मैं पीएनएल आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, कोई भी इशू नहीं है इस तरीके का। तो दैट्स वाई रीजन कि कोई ऐसा व्यक्ति जो उतना परसेंट का रिटर्न निकाल रहा है, तो आप उससे सीखिए। और बहुत सारी स्ट्रेटजीज अवेलेबल है मार्केट के अंदर, बुक्स आप पढ़िए। मूविंग एवरेज ट्राई करना शुरू करिए। स्टार्टिंग में मूविंग एवरेज बहुत बढ़िया इंडिकेटर है। और साथ में आप मूविंग एवरेज की जगह सुपर ट्रेंड स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो आपको हेल्प करेगा। चलिए, तो 5 मिनट दोस्तों हो गए हैं। आप सभी उपस्थित हो गए हैं और आपके समय की पूरी वैल्यू देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर। क्योंकि हमारे पास लिमिटेड समय है, हम सभी के पास लिमिटेड समय है। और हम हमेशा कोशिश ये करते हैं कि आपको जो भी चीजें सिखा रहे हैं, जो भी चीजें बता रहे हैं, वो आपके समय की पूरी वैल्यू दे। क्योंकि हम आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहते। मैं समय की वैल्यू पूरी तरीके से समझता हूँ। राइट। चलिए, तो आज की वीडियो में हम क्या डिस्कशन कर रहे हैं, आज की लाइव स्ट्रीमिंग में हम डिस्कशन ये कर रहे हैं
प्राइस एक्शन के ऊपर। मैनी पीपल टॉकिंग अबाउट कि प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट है, इंडिकेटर्स बेकार है, प्राइस एक्शन सबसे पहले आपको सिग्नल देते हैं। मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। तो आज की वीडियो के अंदर हम ऐसे प्राइस एक्शन के बारे में बात करेंगे, शायद आपने इसको पहले देखा हो, शायद आपको इसके बारे में पहले से पता हो, लेकिन थोड़ी-सी अप्रोच समझने की कोशिश करिएगा। क्योंकि इसको देखना और प्लस किस लेवल पर देखना, किस मार्केट कंडीशन में देखना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और ये जो प्राइस एक्शन है, अगर आप थोड़े बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर आते हो, तो ये आपको 10x, 100x तक के भी प्रॉफिट्स देता है ये प्राइस एक्शन। और इस प्राइस एक्शन की खास बात ये है कि आप इसको 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे ले सकते हो, आप इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले सकते हो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले सकते हो, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ले सकते हो, टाइम फ्रेम की कोई बाउंडेशन नहीं है। तो कोई भी अगर हमारे बीच में ऐसा दोस्त है जो इंट्राडे ट्रेड करता है या स्विंग ट्रेड करता है या लॉन्ग टर्म ट्रेड करता है, सबके लिए ये प्राइस एक्शन एक रामबाण का काम करेगा और इससे बेहतर प्राइस एक्शन मुझे जिंदगी में नहीं दिखा। मतलब जितने भी आपने प्राइस एक्शन के बारे में सुना होगा या पैटर्न्स के बारे में सुना होगा, ये मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट प्राइस एक्शन है। और इसकी खास बात यह है कि जब भी प्राइस एक्शन फॉर्म्ड होता है, तो दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा टेक्निकल एनालिस्ट आपको ये नहीं कह सकता कि मार्केट यहाँ से बुलिश नहीं है या मार्केट यहाँ से बेयरिश नहीं है, यानी मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा सकती, मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जा सकती। कोई भी बड़े से बड़ा टेक्निकल एनालिस्ट आपको ये नहीं बोल सकता। तो सबसे पहले लोगों का व्यू बड़ा क्लियर होना चाहिए। जब आप किसी पैटर्न को देखते हैं, तो कोई भी चार्ट देखे, चाहे आप देखूं, चाहे आप देखें या मैं देखूं, कोई भी देखे, उसके दिमाग में क्लिक होना चाहिए जी मार्केट बुलिश है या बेयरिश है। तो वो दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी, एस सिंह जी कह रहे हैं कि ब्रेकआउट के ऊपर तुरंत लेना चाहिए, कैंडल क्लोजिंग पर वेट करना चाहिए। इसके बारे में मैं बात करूंगा और आपको इसका आंसर करूंगा। लाइव स्ट्रीमिंग के एंड में हम 10-15 मिनट हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर ही। तो उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि कैसे ब्रेकआउट के ऊपर चीजों को देखना चाहिए। और बाकी मैं एक चीज बता देता हूँ, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग इंपॉर्टेंट इसलिए है मार्केट के अंदर, क्लोजिंग हमेशा डिनोट होती है। क्लोजिंग कौन करता है? क्लोजिंग वो करता है जो स्टॉक को खरीद करके बैठा है। क्लोजिंग वो नहीं करेगा जिसने इंट्राडे में खरीदा है, उसको तो एंट्री करना है, एग्जिट करना है। तो जिसने खरीद करके जिसको बैठना है वो क्लोजिंग में अहम रोल अपनाता है, यानी इन्वेस्टर अपनाता है, ट्रेडर नहीं अपनाता। तो अगर इन्वेस्टर क्लोजिंग करा रहा है किसी ब्रेकआउट के ऊपर, तो ऑब्वियसली उसी को कंसीडर करना चाहिए, ना कि हाई एंड लो को कंसीडर करना चाहिए कि हाई ब्रेक हुआ, लो ब्रेक हुआ, क्योंकि वो ट्रैप करा देता है कई बार। मार्केट जाता जरूर है, क्लोज नहीं कर पाता। तो ब्रेकआउट्स में क्लोजिंग मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रिया जी, आरएसए 60-40 आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ईटीएफ्स के अंदर क्या होता है कि ईटीएफ्स स्टॉक की तरह वॉलेटाइल्ड नहीं होते। तो समटाइम्स अगर आप 60 पर ले रहे हो तो वेल एंड गुड, कोई इशू नहीं है, मोमेंटम बना है तभी 60 के ऊपर जाएगा। अदरवाइज अगर कभी भी इन फ्यूचर वो 40 के नीचे जाता भी है, डाउन भी होता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टॉक की तरह बिल्कुल कोलैप्स हो जाएगा। कई बार वो 40 पर सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर 40 पे सपोर्ट लेगा। तो इंडेक्स में थोड़ा-सा आपको 40 को एज़ अ सपोर्ट भी कंसीडर कर लेना चाहिए, अगर मार्केट का सेंटीमेंट ठीक है। तो ये स्टॉक के ऊपर ज़्यादा वैलिड करेगा 60-40, लेकिन ईटीएफ्स वगैरह इंडेक्स में कई बार 40 पर आएगा तो वो सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगा। तो एज़ अ सपोर्ट भी आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। मैं बताऊंगा एस सिंह जी कि कौन सा टाइम फ्रेम पे लेना चाहिए। चलिए, तो ज्यादा आपका समय ना खराब करते हुए शुरुआत करते हैं कि हम किस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं, किस चीज के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसकी बात करते हैं। तो 1 सेकेंड, ये देखिए। तो मैं एक बार चार्ट थोड़ा सा हटा देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, मार्केट के अंदर दोस्तों हम बात कर रहे हैं एक फ्लैट कंसोलिडेशन की। हमें एक चाहिए फ्लैट कंसोलिडेशन मार्केट के अंदर, और उसी को दोस्तों हम आज की वीडियो के अंदर कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर हमें फ्लैट कंसोलिडेशन मिलेगा, वो हमारे लिए एक बेहतर प्राइस एक्शन है। लेकिन ये कंसोलिडेशन देखना कहां पर है? उससे पहले का प्राइस एक्शन, उसके बाद का प्राइस एक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो वो सारी चीजें समझने की कोशिश करना। कंसोलिडेशन दोस्तों होता क्या है? कंसोलिडेशन होता है, मार्केट बिल्कुल साइडवेज बना हुआ है। जैसे कि देखिए, मार्केट कई बार आपको दिखेगा एक रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। अब इसको आप अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं। टाइम फ्रेम की कोई बाउंडेशन नहीं है इस पैटर्न के अंदर, इस प्राइस एक्शन में। तो कई बार आप देखेंगे मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे गया, फिर ऊपर नीचे।
कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन हमें बहुत बार मार्केट में देखने को मिलता है। तो ये प्राइस एक्शन आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा है? सबसे पहले बायर्स एंड सेलर्स का बिहेवियर समझने की ज़रूरत है, कि अगर ये प्राइस एक्शन बन रहा है मार्केट के अंदर, तो ये आपको क्या डिनोट कर रहा है? ये आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा है? तो इसका दोस्तों सिंपली मतलब ये है कि बायर्स एंड सेलर्स दोनों द्वंद्व युद्ध में चल रहे हैं। और ये मार्केट के ट्रेंड के ऊपर भी डिपेंड करता है। यानी बीच में बायर्स खरीद रहे हैं, फिर सेलर्स बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। यानी इसको हम कहते हैं अनडिसाइडेड मार्केट। यहाँ पर बायर्स को भी नहीं पता मार्केट क्या बिहेव करेगी इन फ्यूचर। यहाँ सेलर्स को भी नहीं पता मार्केट क्या बिहेव करेगी इन फ्यूचर। और हमेशा कंसीडर किया जाता है कि अगर इस कंसोलिडेशन का हाई ब्रेक हो जाए, जैसे कि देखिए यहाँ अगर हाई ब्रेक हो गया, तो हम इसको बाई की तरफ कंसीडर करते हैं, जी बाय कर ले, है ना। और मेरे हाथ में माउस है तो राइटिंग थोड़ी खराब आएगी, माउस से बहुत अच्छे से लिखा नहीं जाता, दैट्स वाई रीजन, थोड़ी सी मैनेज कर लीजिएगा। तो ये बी है, तो कंसीडर करते हैं जी बाय कर लो अगर कंसोलिडेशन पे मार्केट ऊपर ब्रेक करता है, या कंसोलिडेशन पे मार्केट अगर नीचे ब्रेक करता है तो हम सेल कंसीडर करते हैं, राइट। अब तक आपने यही सीखा है मार्केट में कि कंसोलिडेशन पे कुछ इस तरीके से रिएक्ट किया जाए, है ना। स्क्रीन ब्लॉक, दिनेश गोयल जी स्क्रीन ब्लॉक नहीं है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। अगर आपको स्क्रीन ब्लॉक का इशू आ रहा है तो एक बार मुझे बता दीजिए, क्या स्क्रीन ब्लॉक है, क्या आपको नहीं दिखाई दे रहा है? ओके, वन सेकेंड, मैं इसको करेक्ट करता हूँ। वन सेकेंड। मैं करेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, गिव मी वन सेकेंड। एक्चुअली क्या है, जो मैं टूल बार यूज कर रहा हूँ ना, उसको लाइव स्क्रीनिंग के अंदर ना कंसीडर नहीं हो रहा है। तो दैट्स वाई रीजन, वो टूल बार में मैं जो भी लिख रहा हूँ तो वो उसके अंदर समझ नहीं आ रहा है। तो कोई बात नहीं, मैं स्क्रीन के ऊपर के जो टूल्स है उसी को मैं कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ, गिव मी वन सेकेंड। तो ब्रश ले लेते एक यहीं से, और अब देखिए, अब शायद दिखना चाहिए, है ना। अब क्लियर हो रहा है, अब मुझे दिख रहा है, आपको भी क्लियर होना चाहिए मेरे ख्याल से। ओके, ठीक है। तो एक्चुअली क्या, मैंने एपिक पेन लिया हुआ था साइड में, तो एपिक पेन को वो लाइव स्ट्रीमिंग कंसीडर नहीं कर रहा। मुझे तो आपको, मुझे दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, आपको दिखाई नहीं दे रहा था। चलिए ये हमने कर लिया, अब आपको दिखाई देगा। तो बेसिकली दोस्तों हम बात कर रहे थे साइडवेज मार्केट की। साइडवेज मार्केट का पैटर्न हमने बहुत बार सुना है, मैं थोड़ी सी यूनिक चीज आपके साथ शेयर करूंगा। तो कई बार मार्केट ना साइडवेज होता है, जैसे कि देखिए मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर थोड़ा सा और ऊपर गया, फिर थोड़ा सा और नीचे गया। तो कई बार हमें एक कंसोलिडेशन मार्केट में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस कंसोलिडेशन में हम कंसीडर क्या करते हैं कि जब भी इन फ्यूचर मार्केट इस कंसोलिडेशन को ब्रेक करेगा और ऊपर जाएगा, ठीक है, जब भी ऊपर जाएगा तो हम कंसीडर करते हैं कि हमें बाय कर लेना चाहिए। अब तक हमने यही सुना है मार्केट के अंदर, राइट। इसमें कोई बुराई भी नहीं है।
अच्छा पैटर्न है, लेकिन मैं थोड़ी-सी एक नई चीज़ बताऊँगा। हम सिर्फ़ कंसोलिडेशन को तो देखते हैं, लेकिन हम उससे पहले प्राइस एक्शन क्या हुआ था और उसके बाद प्राइस एक्शन क्या होगा, इसकी एक्सपेक्टेशन हम नहीं लगा पाते या इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं की गई है। किसी ने हो सकता है बात की हो, लेकिन इसकी ज़्यादा बात की नहीं जाती। तो हम कंसीडर करते हैं जी बाय कर लो अगर ब्रेकआउट हो रहा है और इन फ्यूचर अगर मान लेते हैं कि अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है या नीचे की तरफ क्रॉस करता है, तो हम इसको कंसीडर करते हैं जी सेल कर लो, है ना? अब तक हमने कंसोलिडेशन में यही सीखा है और कंसोलिडेशन बनता कैसे है? कंसोलिडेशन बनता है बायर्स एंड सेलर्स के द्वंद्व युद्ध से। यानी बायर्स भी लड़ रहे हैं इसी लेवल्स के ऊपर और सेलर्स भी लड़ रहे हैं इसी सेम लेवल के ऊपर और दोनों को नहीं समझ में आ रहा मार्केट कहाँ जाएगी। तो दोनों क्या है, कोई बाय कर रहा है कोई सेल कर रहा है और डायरेक्शन नहीं दे पा रहे क्योंकि उस तरफ का फ्लो नहीं आ पा रहा। ना बायर्स इतने ज्यादा फ्लो दे पा रहे हैं कि वो ऊपर उठा दे कंसोलिडेशन से, ना सेलर्स इतना ज्यादा फ्लो दे पा रहे हैं कि भैया वो कंसोलिडेशन से मार्केट को नीचे गिरा दे, है ना? तो मार्केट के अंदर तो ये इश्यूज आते हैं राकेश जी, हर मार्केट में वर्क करेगा, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर ये कंसर्न आता है मार्केट के अंदर कि दोनों वेट एंड वॉच की कंडीशंस में है, लेकिन कई बार ट्रैप भी हो जाते हैं। कई बार आप देखेंगे कि ब्रेकआउट होता है और काम नहीं करता, मार्केट ब्रेकआउट के बाद नीचे आ जाता है या ब्रेकडाउन के बाद वापस मार्केट ऊपर चले जाता है। इसका दोस्तों मेन रीजन ये है कि हम कंसोलिडेशन हर जगह देख रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि कंसोलिडेशन या इस तरीके का पैटर्न आपको हर जगह देखने की जरूरत नहीं है। इससे पहले की भी एक कंडीशन है और इसके बाद की भी एक कंडीशन है। दोनों कंडीशन अगर मैच होगी तभी जाकर के आप कंसोलिडेशन देखेंगे, तो आपको हाई एक्यूरेसी के साथ मार्केट के अंदर पैटर्न बनेगा। अब यहाँ पर एक चीज और समझने की जरूरत है। ये देखिए मैंने बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है, ठीक है, कंसोलिडेशन में। लेकिन एक कंसोलिडेशन मार्केट के अंदर और होता है जिसको हम फ्लैग पैटर्न कहते हैं। फ्लैग पैटर्न में होता क्या है, मार्केट स्लाइटली नीचे गिर रहा होता है अगर पहले मार्केट बुलिश मार्केट हो, ठीक है ना? तो उस फ्लैग पैटर्न में क्या होगा, मार्केट ना कुछ इस तरीके से एक चैनल बनाता है, थोड़ा सा डाउन साइड, और मार्केट पहले देखिए ऊपर बढ़ा हुआ होता है, ठीक है? फिर ऊपर बढ़े हुए मार्केट में देखिए थोड़ा सा कंसोलिडेशन कुछ इस तरीके से आपको मिलता है। तो ये भी कंसोलिडेशन बिल्कुल परफेक्ट कंसोलिडेशन है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कंसोलिडेशन आपको बिल्कुल फ्लैट चाहिए, और कई बार कंसोलिडेशन थोड़ा-सा अपर साइड भी आपको मिलता है। तो मार्केट ऊपर जा रहा होता है, कंसोलिडेट करता है, फिर एक ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ। तो मार्केट में ऐसा कंसोलिडेशन भी है। तो इन सभी कंसोलिडेशन को आपको कंसीडर करना है, लेकिन हर जगह नहीं करना। मैं आपको तरीका बताऊँगा कि किस जगह करना है, तो ये पैटर्न आपको हाई एक्यूरेसी देना शुरू कर देगा और इन फ्यूचर अगर कभी इसका स्टॉप लॉस हिट भी होता है और इन फ्यूचर वापस अगर ब्रेकआउट आता है, तो आप समझ जाइए ये दोबारा अपना काम करने के लिए तैयार है। तो यानी ये सिर्फ वन टाइम नहीं है, ये एवरी टाइम आपको एज़ अ सपोर्ट एंड एज़ अ रेजिस्टेंस बहुत ही बेहतरीन काम करता हुआ दिखाई देगा। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया कि जो भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कंसोलिडेशन क्या है और ये फ्लैग पैटर्न क्या है, ये समझ में आ गया? कोई डाउट है तो मुझे बताइए, फिर हम आगे थोड़ा सा एडवांस लेवल के ऊपर चलते हैं और चीजें समझाने की कोशिश करते हैं। कुछ बहुत ज्यादा एडवांस तो दोस्तों होता नहीं है, बहुत सिंपलिसिटी से चीजें समझाने की कोशिश करते हैं। राकेश जी रखेंगे मीट, ट्राई करेंगे एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, दिनेश जी ने कहा जी ऑल क्लियर। आपको कोई डाउट है तो मुझे बताइए कि कंसोलिडेशन समझ में आ गया कि कंसोलिडेशन क्या होता है और अब तक हम क्या कर रहे थे ये भी हमें पता है। नई चीज बताता हूं मैं आपको। रिकिन पटेल जी कह रहे यस, टेक्निकल दिनसा जी ने बोला यस, समझ में आ गया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट होता तो अब तक क्लियर हो जाता, अब तक आप मुझे बता देते। अब हम यहाँ समझने की दोस्तों ये कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा प्राइस एक्शन और थोड़ा सा बायर्स एंड सेलर्स दोनों की साइकोलॉजी को समझने की जरूरत है, फिर मैं आपको स्टॉक के एग्जांपल दूंगा। मैंने आपको कहा कंसोलिडेशन आपको हर जगह नहीं देखना है। अगर आप मार्केट में बुलिश ट्रेड लेना पसंद कर रहे हैं या आप बुलिश बायस्ड है और या कोई ऐसा ट्रेड आप देख रहे हैं कि आपको लॉन्ग करना है, ठीक है ना? स्विंग ट्रेडिंग के अंदर नॉर्मली हम लॉन्ग करते हैं। तो क्या करते हैं हम नॉर्मली कंसोलिडेशन अगर आप ट्रेड करते हैं, तो मैंने आपको बताया जो पुराना तरीका है, नए तरीके के अंदर क्या करना है, मार्केट शार्पली फर्स्ट ऊपर जाना चाहिए, पहली कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है,
मार्केट शार्पली ऊपर जाए। ये देखिए कुछ इस तरीके से मार्केट मार्केट तेजी से ऊपर जाए। एक सेकंड, ये देखिए तेजी से मार्केट ऊपर जाए। फर्स्ट कंडीशन हमारी ये है। जब मार्केट तेजी से ऊपर जाता है तो यहाँ पर जो नए प्लेयर्स हैं, नए प्लेयर्स वो जो मार्केट में नए आए हैं वो नहीं, उनको नहीं कह रहा मैं। नए प्लेयर्स दोस्तों मार्केट में वो है जिन्होंने इस पर्टिकुलर चार्ट के ऊपर बाइंग नहीं करी है और वो मार्केट में ऊपर चला गया स्टॉक। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि स्टॉक ट्रेड कर रहा था 100 रुपीज पे। एग्जांपल ले लेते हैं, स्टॉक ट्रेड कर रहा था 100 रुपीज पे और स्टॉक सडनली चला गया 130 रुपीज पे। 30% का मोमेंटम इसके अंदर सडनली आ गया। ठीक है, किसी स्टॉक के अंदर मान लेते ये कंडीशन बनी तो 130 रुपए पे नए प्लेयर खरीदने के लिए डर रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ऑलरेडी जो है ऊपर चला गया है। अब उनका डर खत्म करना है हमें कि हमें ये कैसा पता लगेगा कि ये स्टॉक और ऊपर जा सकता है। कई बार तो स्टॉक डायरेक्ट ऊपर चलते चले जाते हैं, वो ना तो कोई कंसोलिडेशन देते हैं, कुछ भी नहीं देते। हमें ऐसे स्टॉक की बात नहीं कर रहे आज की वीडियो में, हम ऐसे स्टॉक की बात कर रहे हैं जो एक मोमेंटम दे, पहले तेजी वाला मोमेंटम दे, देन उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेस आए उनका। अब इस केस में देखिए हमें ऐसा पैटर्न फाइंड करना है कि एक कंसोलिडेशन फॉर्म हो, जैसे स्टॉक ऊपर चला गया देन उसके बाद एक कंसोलिडेशन आए कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा ऊपर आ सकता है कंसोलिडेशन। और जैसे मैंने आपको अभी पहले बोला था फ्लैग पैटर्न के थ्रू भी आ सकता है, थोड़ा सा डाउनवर्ड साइड भी आ सकता है। जैसे कि देखिए कंसोलिडेशन कुछ ऐसे भी आ सकता है नीचे की तरफ, या कंसोलिडेशन कुछ ऊपर की तरफ, कुछ स्लाइटली ऊपर की तरफ जाता हुआ भी आ सकता है। अब आपको यह समझने की जरूरत है यहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स की साइकोलॉजी क्या है। सिर्फ पैटर्न समझाना इंपॉर्टेंट नहीं है, बायर्स एंड सेलर्स यहाँ पर क्या सोच रहे होंगे, ये पैटर्न्स मार्केट में बन क्यों रहे हैं, उनकी मनोस्थिति क्या है, यहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स क्या सोचने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये दोस्तों समझना है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि मार्केट पहले ऊपर गया था, यानी हमें ये क्लियर है कि मार्केट थोड़ा सा बुलिश ट्रेंड में है। सेकंड, अब एक कंसोलिडेशन फेज में आ गया। अब इस कंसोलिडेशन फेज में हो क्या रहा है, अब यहाँ पर दोस्तों तो कई चीजें हो रही है। पहली चीज दोस्तों यहाँ पर क्या हो रही है इसको समझने की जरूरत है। पहली चीज इसमें यह हो रही है कि जिन्होंने यहाँ पर बाय करा था, जिन्होंने इस 100 रुपए से लेकर 130 रुपए के बीच में कहीं बाय करा था, पहली बात उनमें से कुछ प्लेयर यहाँ पर एग्जिट कर रहे हैं, यहाँ पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, तभी जाकर के इस तरीके का पैटर्न बनता है। अगर सेलिंग नहीं आएगी तो ऐसा पैटर्न बनेगा नहीं, मार्केट ऊपर भागता ही चले जाएगा। सेलिंग नहीं आएगी तो ऑब्वियसली सेलिंग तो आई है। सेलिंग कौन कर रहा है, सेलिंग यहाँ पर पहला वो कर रहा है जिन्होंने यहाँ पर बाय करा है, 100 से 130 के बीच में बाय करा है, वो सेल करके अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। पहली दोस्तों कंडीशन ये होती है, यहाँ पर साइकोलॉजी ये बनेगी तभी ये पैटर्न बनेगा, अदरवाइज पैटर्न बनने का कोई बेनिफिट लॉजिक ही नहीं बनता अगर कोई सेल नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये पैटर्न तब बन रहा है कि एक तो एक कुछ प्लेयर है जो मार्केट में अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर कुछ प्लेयर बाय भी कर रहे हैं, नई बाइंग भी यहाँ पर इनिशिएट हो रही है। तो यहाँ पर कुछ नए प्लेयर बाय कर रहे हैं, नए प्लेयर, पुराने प्लेयर नहीं। यहाँ पर कुछ नए प्लेयर बाय कर रहे हैं। अगर नए प्लेयर बाय, अगर पुराने प्लेयर ही बाय कर रहे होते, अगर उसी तादाद में बाय कर रहे होते, तब भी कंसोलिडेशन फेस नहीं बनेगा, मार्केट भागता ही जाएगा ऊपर। तो यहाँ पर नई बाइंग भी हो रही है। क्या हो रही है, न्यू बाइंग। नए प्लेयर भी धीरे धीरे बाय कर रहे हैं लेकिन उस रफ्तार में बाय नहीं कर रहे, जिस वजह से ये साइडवेज हो गया। बायर्स और सेलर्स दोनों की तादाद लगभग बराबर ही है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि अगर 50 लोग यहाँ बाय कर रहे हैं सेम क्वांटिटी के अंदर, तो 50 लोग ही यहाँ पर सेल कर रहे हैं सेम क्वांटिटी के अंदर। दोनों डिसाइड नहीं कर पा रहे, कुछ अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी नई बाइंग यहाँ पर इनिशिएट कर रहे हैं। तो ये दो तीन चीजें आपको पता लग गई मार्केट में कि मार्केट के अंदर हो क्या रहा है। देन ये कंसोलिडेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर इन फ्यूचर मार्केट के अंदर ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आता है, अगर इस कंसोलिडेशन का इन फ्यूचर ब्रेकआउट आ जाता है, तो यहां पर जीत कौन रहा है, जीत किसकी हुई, जीत दोस्तों उसकी हुई जिसने यहां पर बाइंग करी। क्योंकि यहां पर जो पीछे की तरफ जो सेलिंग वाले लोग थे ना, जिन्होंने सेलिंग करी, ये वो लोग थे जिन्होंने यहां पर बाइंग करी थी, वो बाहर निकल गए, यानी उन्होंने जितना कमाना था कमा लिया। अब यहाँ पर जो नया ब्रेकआउट आया है, इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने यहाँ पर नई बाइंग करी है इस कंसोलिडेशन में, जिन लोगों ने नई बाइंग करी है, अब उनको ऊपर की तरफ एक नया प्रॉफिट चाहिए। तो उनको प्रॉफिट कब मिलेगा, जब मार्केट ऐसे ऊपर करके जाएगा।
बात समझ में आ गई? दोबारा रिपीट करता हूँ। 100 से 130 तक कोई स्टॉक गया एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। एक बाइंग आई, कुछ लोगों ने यहाँ बाय करा होगा, किसी ने 100 रुपए पे बाय करा होगा, किसी ने 105 पे, किसी ने 110 पे, किसी ने 115 पर। फिर एक टाइम ऐसा आया ये कंसोलिडेशन फेज में चला गया। कंसोलिडेशन फेज तभी आएगा जब पुराने प्लेयर अपना माल बेचेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी बेच देंगे, लेकिन कुछ लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और एक कंसोलिडेशन तभी बनेगा जब कुछ नए प्लेयर मार्केट के अंदर एंटर हो रहे होंगे, कुछ नई क्वांटिटी एंटर हो रही होंगी और दोनों के बीच में द्वंद युद्ध चलेगा। और अगर ये ब्रेकआउट आ जाता है, कंसोलिडेशन के ऊपर मार्केट चले जाता है, यानी बायर्स अब ज्यादा हावी हो रहे हैं मार्केट के अंदर, पहले से ही मार्केट बुलिश था, अब दोबारा मार्केट बुलिश की तरफ जा रहा है, यानी एक बढ़िया ट्रेंड मार्केट के अंदर स्टैब्लिश्ड हो रहा है। बस इसका दोस्तों सिंपली मतलब ये है। बस इस कंसोलिडेशन पे आपको एक काम नहीं करना है। अगर मार्केट पहले बुलिश था, उसके बाद मार्केट कंसोलिडेशन फेज में आया, देन उसके बाद अगर मार्केट ब्रेक डाउन देता है, इन फ्यूचर अगर ब्रेक डाउन देता है, तो इसको आप सेलिंग कंसीडर ना करें, यानी शॉर्ट के लिए आप इसको कंसीडर ना करें। इस पैटर्न के अंदर सिर्फ आप लॉन्ग साइड ही आप कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको कंसीडर ना करें। तो ये पैटर्न आपके लिए तभी काम करेगा जब आपको लॉन्ग का ट्रेड ढूंढना हो, यानी बाय करके जब स्टॉक ऊपर जाए या कोई भी चार्ट ऊपर जाए, तो सिर्फ आप उसको कंसीडर करिए, अदरवाइज कंसीडर ना करें। दूसरा यहाँ पर देखिए, जब कंसोलिडेशन फेज बनता है इस तरीके का, तो ये हमेशा बुलिश ट्रेंड के बाद अगर कंसोलिडेट हो रहा है, तो यहाँ पर स्मार्ट मनी लगी हुई है, बड़ा पैसा लगा हुआ है, तब इस तरीके का कंसोलिडेशन बनता है, अदरवाइज मार्केट स्विंग्स बना करके नीचे आना शुरू कर देता है। तो आपके लिए ये कंसोलिडेशन हमेशा एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो मार्केट में कुछ ऐसे पैटर्न्स हम अभी एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे। ठीक इसी तरीके से अगर हम शॉर्ट साइड देखते हैं, मार्केट में अगर हम शॉर्ट कंसिडर करते हैं, ये देखिए, तो शॉर्ट कंसीडर करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट तेजी से नीचे आना चाहिए, देन उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेस होना चाहिए, फ्लैग पैटर्न भी बना सकता है मार्केट, एक कंसोलिडेशन फेस होना चाहिए, और उसके बाद अगर मार्केट नीचे जा रहा है, तो ये दोस्तों ट्रिगर होता है शॉर्ट करने का। इस तरीके से जब आप कंसोलिडेशन देखना शुरू करेंगे, तो आपको पैटर्न्स के अंदर एक बढ़िया तरीके से एक्यूरेसी देखने शुरू मिलेगी, प्लस आपके टारगेट्स भी देना शुरू करेगा। जैसे कई बार हमें समझ नहीं आता है कि हम मार्केट के अंदर टारगेट क्या रखें, हमें ये क्लैरिटी नहीं मिलती है, तो ये पैटर्न आपको टारगेट्स भी बखूबी देगा। तो चलिए एक काम करते हैं, चार्ट्स के एग्जांपल ले लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से चार्ट ने बिहेव करा है। तो सबसे पहले मैं निफ्टी 50 को ही कंसीडर कर लेता हूँ। वन डे का टाइम फ्रेम दोस्तों मैंने यहाँ कंसीडर करा हुआ है, और जैसे ही मैंने बोला कि इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है टाइम फ्रेम की, जो आप टाइम फ्रेम यूज करना चाहते हैं आप वो टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कंसीडर कर, तेजी से ऊपर जाए, देन उसके बाद हम देखिए, अब यहाँ पर देखिए कंसोलिडेशन फेस आपको यहाँ दिखाई देगा, या देखिए यहाँ पर मार्केट तेजी से ऊपर गई है। मार्केट देखिए पहले नीचे जा रही थी, निफ्टी नीचे जा रहा था, ठीक है। उसके बाद आप देखिए निफ्टी धीरे धीरे करके ऊपर जाना शुरू हुआ। आप देख रहे हैं यहाँ पर मार्केट तेजी से ऊपर गई, कितने कहां से लेकर कहां तक ऊपर गई, इसको एक बार लगा लेते हैं। ये देखिए बॉटम क्या था मार्केट का, 18,800, और मार्केट ने एक हाई कितना बनाया, 1 सेकेंड, कुछ सिस्टम इश्यूज है। चलिए, मार्केट ने हाई कितना बनाया यहाँ देखिए, तो चार्ट में दोस्तों इश्यू आ गया था, दैट्स वाई रीजन ये थोड़ा रुक गया है। और वन डे का टाइम फ्रेम दोबारा लगाते हैं, ये देखिए यहाँ हम बात कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको एक कंसोलिडेशन फेज दिखाई देगा बहुत क्लियर, और हाई में बता रहा हूँ आपको मार्केट ने हाई क्या लगाया है। मार्केट ने हाई लगाया 19,800 के आसपास, लगभग 1100 पॉइंट मार्केट ऊपर बढ़ा है, राइट। क्लियर है ये देखिए एक कंसोलिडेशन फेज, ठीक है। तो जैसे ही मैंने आपको कहा था मार्केट स्लाइटली ऊपर भी जा सकता है,
बिल्कुल एज़ इट इज़ भी हो सकता है, थोड़ा-सा डाउनवर्ड भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए तेज़ी मार्केट के अंदर आई थी, 18,800 से मार्केट बढ़ना शुरू हुआ। 19,800 तक मार्केट ने हाई लगाया और उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज़ आया जिसके अंदर स्टॉक लगभग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिन तक एक ही लेवल के ऊपर रहा था और देन उसके बाद एक ब्रेकआउट आ गया था। आप यहाँ ब्रेकआउट दे सकते हैं, 20,000 से ऊपर मार्केट के अंदर एक क्लोजिंग आ गई थी। तो यहाँ पर हम क्या कंसीडर कर सकते हैं कि पुरानी मार्केट की जो चाल थी वो 1000 पॉइंट की चाल थी। तो यानी नई चाल भी हम 1000 पॉइंट की रख सकते हैं। और अगर हम स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो स्टॉप लॉस दोस्तों ये बनता है हमारा, इस कंसोलिडेशन के नीचे अगर मार्केट आती है तो ये हमारे लिए ये हमारे लिए बनता है एक स्टॉप लॉस। तो ये देखिए कंसोलिडेशन का जो लो है वो है 19,600, यानी 19,600 से नीचे अगर निफ्टी आता है तो ये हमारे लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। और हमारे लिए टारगेट क्या है? अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस हमारा मुश्किल से 250-300 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस है। और अगर हम टारगेट्स की बात करें तो टारगेट हमारे लिए 1000 पॉइंट का है। तो उसके बाद हम देखते हैं मार्केट ने क्या एक्शन दिया इसके बाद, ये समझने की एक बार कोशिश करते हैं। तो ये देखिए, क्या 1000 पॉइंट के आसपास मार्केट गया और उसके बाद कंसोलिडेट हुआ? अब ये देखिए, 20,800 के आसपास मार्केट गया है यहाँ पर और उसके बाद कंसोलिडेशन फेज में वापस चला गया। जो हमारा टारगेट था, उस टारगेट पर एग्जैक्ट बिना रुके बहुत तेजी से निफ्टी ऊपर गया, मतलब 1000 पॉइंट उसने बहुत तेजी से कवर करा। देन उसके बाद कंसोलिडेशन आ गया। तो इसका दोस्तों मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिन्होंने यहाँ बाय करा था, उनको ऑलरेडी पता था कि मार्केट इतना पॉइंट्स एटलीस्ट भागने वाला है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये चीज़ ऐसे ही काम करेगी। हम असम्पशन बना लेते हैं कि आपने बताया और ये 100% ऐसे ही काम करेगा। ऐसा मार्केट में कभी नहीं होता है। लेकिन आपके लिए 55% भी अगर काम करता है, तब भी आप मार्केट के अंदर आपके पास एक एज आ जाएगा और वो एज आपको पैसा बना करके देगा। राइट? तो ये क्लियर है आपको जो समझाया है? अब यहाँ पर देखिए एक नया कंसोलिडेशन है, वो मैं आपके साथ दोबारा शेयर कर रहा हूँ। यहाँ देखिए। अब देखिए, क्या नया कंसोलिडेशन है ये देखिए। मार्केट में कंसोलिडेशन फेज था ये वाला, ठीक है। कहां से स्टार्ट हुआ था? 19,900, 20,000 से मान लेते स्टार्ट हुआ था, उसके बाद मार्केट तेजी से ऊपर गया। फिर नया कंसोलिडेशन फेज यहाँ पर आया, यहाँ देखिए। ये लगने एग्जैक्ट नहीं लग रहा है, मैं थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करता हूँ उसको। ये देखिए, 1000 पॉइंट मार्केट ऊपर चढ़ा, नया कंसोलिडेशन फेज आया और यहाँ पर देखिए इसका ब्रेकआउट आया। यहाँ पर क्या आया? ब्रेकआउट क्लोजिंग बेसिस पर एक कैंडल ने ऊपर की तरफ क्लोज कर दिया। जब ये ब्रेकआउट आया उसके बाद मार्केट ने क्या बिहेव करा उसको समझिए। देखिए मार्केट नीचे आया, सपोर्ट लिया, लेकिन इसका लो ब्रेक नहीं कर पाया। और उसके बाद देखिए, क्या 1000 पॉइंट मार्केट ऊपर जाता है? ये देखिए, 20,000 तक मार्केट ऊपर गया, 20,000 से ऊपर, 20,000, 22,000, सॉरी, 22,100 तक मार्केट ऊपर गया और उसके बाद थोड़ा सा मार्केट में डाउन आया। तो एक मार्केट ने अपना हाई लगा दिया था और अपना हाई लगा करके अपना काम कर दिया था। उसके बाद देखिए एक कंसोलिडेशन जिसमें छोटा-सा आप फेज़ देखिए, ये देखिए ये फेज़। ये मार्केट हल्का-सा ऊपर गया, कंसोलिडेशन फेज़ आया। तो जितना यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट जो बढ़ा था, तो बॉटम से लेकर हाई तक मार्केट उतना ही बढ़ा है, ऑलमोस्ट बराबर के आस-पास ही बढ़ा है। तो ये दोस्तों पैटर्न है जिसको आप थोड़ा-सा प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको एक हाई एक्यूरेसी वाला प्राइस एक्शन पैटर्न दिखता है, जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन काम करता है। तो अभी दोस्तों हमने क्या बात करी थी? हमने बात करी है 1 डे के टाइम फ्रेम पे और मैंने आपको थंबनेल के ऊपर क्या दिया है? 10 गुना प्रॉफिट। तो 10 गुना प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने टाइम फ्रेम को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो थोड़ा-सा बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर देख लेते हैं कि कोई कंसोलिडेशन आया है? तो एक काम करते हैं 1 वीक का टाइम फ्रेम लगाते हैं और देखते हैं कुछ कंसोलिडेशन फेज। अब यहाँ देखिए बहुत ही बेहतरीन एक कंसोलिडेशन फेज है और वो टारगेट भी आपको देगा। सुरेश शर्मा जी वेरी गुड इवनिंग। आप थोड़ा लेट ज्वाइन हुए हैं। ये देखिए मार्केट के अंदर एक मोमेंटम बना ऊपर की तरफ और यहाँ पर एक कंसोलिडेशन फेज आया स्ट्रॉन्ग। क्लियर है? ये देखिए,
मैग्नेट सर मैंने हटा दी है, जस्ट अभी हटाई है। ये देखिए, तो ये बॉटम देखिए, ये भी देखिए 18,800 से शुरुआत हुई और ये जो हाई लगा है कंसोलिडेशन का 23,000 के आसपास लगा है। तो कितना बड़ा कंसोलिडेशन हो गया, लगभग 4,000 पॉइंट का कंसोलिडेशन हो गया। तो जब 4,000 पॉइंट का कंसोलिडेशन यहाँ पर हो गया, तो हम अपना नेक्स्ट टारगेट बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर क्या रख सकते हैं। तो हाई क्या था, 23,000। तो हम 23,000 में से अगर 4,000 प्लस करते हैं, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट से, एटलीस्ट मार्केट 27,000 के आसपास तो जानी चाहिए। लेकिन ये लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्टिव व्यूज है, इतनी जल्दी अचीव नहीं होते हैं। मार्केट अभी 25,000 पे चल रही है, हम कह रहे हैं कि 2,000 और ऊपर जाएगी तब मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में आएगी। तो इतना आसान नहीं होता है, लेकिन हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि जब तक मार्केट 27,000 ना जाए, तो ये मार्केट का एक बेहतरीन क्या है, सपोर्ट लेवल है। तो ये इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होने वाले, 2 महीने का जो कंसोलिडेशन फेज है, मार्केट इतनी जल्दी ब्रेक नहीं करेगी। अगर मार्केट इन फ्यूचर नीचे आती भी है, तो इसी को सपोर्ट लेने की हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 27,000 के लेवल तक मार्केट पहुंचे। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर कंसोलिडेशन देखना शुरू कर दिया, राइट। और हम कुछ पुराने कंसोलिडेशन फेज देखते हैं मार्केट के अंदर। ये वाला फेज देखिए, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन पैटर्न है, इसको आप कंसिडर करिए। एक देखिए मार्केट के अंदर मोमेंटम, ये देखिए बॉटम से, ये देखिए, ये मार्केट तेजी से ऊपर गया है और ये देखिए कहां से लेकर कहां तक, 11,000 से जर्नी शुरू हुई थी और मार्केट गया 15,000 तक। तो मोटा मोटा हम मान लेते हैं 4 साढ़े 4 हजार मार्केट तेजी से ऊपर भागा। तो हम एक्सपेक्टेशन क्या रख सकते हैं कि 4 साढ़े 4 हजार पॉइंट मार्केट और ऊपर भागना चाहिए, फिर वहां पर एक कंसोलिडेशन आना चाहिए, ठीक है। फिर मार्केट को शायद वहां से प्रॉब्लम होगी, तो मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, 15,000 कंसिडर कर लेते हैं, और मार्केट ने एक हाई बनाया 18,600, यानी 3,600 पॉइंट्स के आसपास मार्केट ऊपर गया। देन उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेस आया, फिर देन मार्केट ने अपना टारगेट यहां पर जाकर के अचीव करा है। यहाँ देखिए इधर जाकर के अचीव करा है। तो इसको मार्केट को 1 से 1.5 साल लग गए हैं अचीव करने में, इस तरीके से होगा। और मार्केट में देखिए एक डाउनवर्ड भी आया था, आप ये देखिए, ये देखिए ये जो कंसोलिडेशन फेस है हमारा यहीं तक है ना, तो मार्केट ने सपोर्ट भी यहीं लिया है। तो मार्केट ऊपर गया जरूर, लेकिन मार्केट यहीं सपोर्ट लेकर के वापस ऊपर चला गया। तो ये एक बेहतरीन सपोर्ट का काम भी आपके लिए करेगा। और देखते हैं, अब एक काम करते हैं, थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के अंदर कुछ छोटे टाइम फ्रेम कैसा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो देखते हैं एक बार, ये देखिए कुछ छोटे टाइम फ्रेम्स। तो सेम चीज है दोस्तों, मार्केट तेजी से ऊपर भागना चाहिए, देन उसके बाद तेजी से। अब देखिए छोटे टाइम फ्रेम, 5 मिनट का टाइम फ्रेम पर आ गया और यहाँ पर देखिए पहली कंडीशन क्या है, मार्केट तेजी से पहले ऊपर जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मार्केट पहले तेजी से ऊपर गया, ये देखिए तेजी से मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट के अंदर एक कंसोलिडेशन फेस आ गया और एक थोड़ा सा डिक्लाइनिंग फेस था। जैसे मैंने बोला कि कंसोलिडेशन बिल्कुल फ्लैट नहीं, थोड़ा डिक्लाइनिंग भी आ सकता है। तो ये डिक्लाइनिंग फेस था, देन इसका एक ब्रेकआउट हुआ और जितना ये मार्केट यहां से लेकर यहां तक ऊपर गया था, जो यहां से लेकर हाई बनाया था, वही दोस्तों रुझान यहां से लेकर यहां तक बना है। तो जितने पॉइंट्स मार्केट यहां से लेकर यहां तक ऊपर भागा था, उतने ही पॉइंट्स मार्केट यहां से लेकर यहां तक ऊपर भागा है। तो यही प्राइस एक्शन आपको ये भी बता रहा है कि टारगेट आप कहां तक रख सकते हैं, कहां तक टारगेट आएगा। सिंपल है। तो टारगेट्स लेने के लिए जो नीचे का बॉटम का लेवल है ना, वहां से रैली आपको देखनी है और हाई लेवल की देखनी है। अब इस टाइम फ्रेम में एक इशू ये रहा, इसकी क्लोजिंग देखिए कहाँ ही ऊपर की तरफ है ना, तो आधा प्रॉफिट तो यही खा गया। उसके बाद बचा कितना, बहुत थोड़ा सा। तो कई बार आपको इस तरीके के पैटर्न्स मिलेंगे जिसको आपको इग्नोर करना है, क्योंकि यहां पर एंट्री लेने जाओगे तो ऊपर की तरफ तो बचा ही क्या, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं कमा पाओगे। तो इसको थोड़ा सा आपको संभालना पड़ेगा। लेकिन कई पैटर्न्स आपको मार्केट में ऐसे भी मिलेंगे जिसको आप इजिली कर सकते हो। जैसे कि अभी हम एग्जांपल देखेंगे कुछ, देखिए ये देखिए, ये बहुत बड़ा कंसोलिडेशन है। ये देखिए मार्केट के अंदर देखिए, यहां से शुरुआत हुई, ये देखिए
फिर उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया। 5 मिनट का टाइम फ्रेम, बहुत जबरदस्त कंसोलिडेशन यहाँ दिख रहा है। शुरुआत कहाँ से हुई थी? मार्केट था 24,600, हाई बनाया मार्केट ने 24,800 के आसपास। तो हम कितना एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं? 200 पॉइंट्स, 200-250 पॉइंट ऊपर के रख सकते हैं। तो हमारा टारगेट एग्जैक्टली क्या होगा? 25,100 150 के आसपास, उससे ज्यादा नहीं, 25,100 मैक्सिमम है। तो ये हमारा टारगेट होगा। क्या ये टारगेट अचीव हुआ? वो देखते हैं। क्या मार्केट 25,100 के आसपास गया? तो ये देखिए, ये 25,100 के आसपास मार्केट चला गया था, टारगेट अचीव हो गया। कितने दिन लगे मार्केट को? 2-3 दिन लगे अचीव करने में, लेकिन अचीव हो गया था टारगेट। तो ये दोस्तों बेनिफिट होता है इसका। और जो इनिशियल बेसिस पे जो मोमेंटम आया था ना, ये वाला मोमेंटम था। क्लोजिंग ऊपर हुई, ब्रेकआउट आपको एग्जैक्ट मिला, और 24,900 से लेकर के आप देखेंगे 150 पॉइंट की इंस्टेंट रैली आपको देखने को मिली 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे। तो ये देखिए, बढ़िया कंसोलिडेशन, उसके बाद आपने ट्रेड लिया, दैट्स इट। बस इतना ही आपको करना है, और बढ़िया आपको पैटर्न्स आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे, बढ़िया ट्रेड्स आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे। सर अगर फ्लैग पैटर्न, देखिए हमेशा देखिए क्या होता है, आप मुझसे ना स्कैनर्स मांगते हैं कि मार्केट में कोई स्कैनर्स दे दो, कि कोई फ्लैग पैटर्न बना रहा है, या इस तरीके का कंसोलिडेशन बना रहा है। मार्केट में देखिए, अगर आपको पैसा बनाना है ना, तो मैन्युअली चार्ट देखने की आदत डालिए, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। स्कैनर्स हर बार काम नहीं आ सकते आपके। कुछ प्राइस एक्शन तो एक ऐसी चीज है जिसको स्कैनर्स में तब्दील करना ही एक मुश्किल काम है, इतना इजी काम नहीं है। कई बार वो कर भी नहीं पाता है कैच। अगर हम स्कैनर्स की बात करें, एग्जैक्ट प्राइस एक्शन कई बार कैच नहीं कर पाता, जो हम आंखों से देख पाते हैं वो स्कैनर से नहीं देख पाते। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि निफ्टी 50 के 50 स्टॉक होते हैं, वॉच लिस्ट में लगा लीजिए, क्लिक करते चले जाइए, आपको 5 से 10 मिनट नहीं लगेगा डेली आपको इस तरीके के पैटर्न्स देखने में, कि किस स्टॉक के अंदर क्या बन रहा है, राइट? तो अगर आप खुद देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि मार्केट के अंदर किस तरीके से रुझान बन रहा है। चलिए एक काम करते हैं, एक बहुत ही बड़ा टाइम फ्रेम लगाता हूँ, एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन लगाता हूँ, और देन फिर मैं आपसे स्टॉक्स पूछूंगा, और आपके स्टॉक्स के हिसाब से देखेंगे कि कहां पर कंसोलिडेशन बन रहा है। टाइम फ्रेम भी आप मुझे बता देना, स्टॉक के साथ में टाइम फ्रेम साथ में बताना कि इस टाइम फ्रेम पे चेक करो आप। तो उस टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे, देखेंगे कहाँ कंसोलिडेशन बन रहा है, और किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा है, राइट? और यही सेम चीज आप शॉर्ट साइड भी कर सकते हैं, बिल्कुल सेम सिनेरियो, मार्केट नीचे गिरा, कंसोलिडेशन फेस आया, देन उसके बाद आप मार्केट के अंदर सेम जैसे कि देखिए, ये वाला देखिए, या बहुत ही ब्यूटीफुल सा बना है। जैसे कि आप ये देखिए, मार्केट नीचे गिरा, कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ देखिए, और मार्केट ने फिर देन ब्रेक डाउन दिया यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए एक बढ़िया मोमेंटम नीचे की तरफ बन गया। सिर्फ इस पैटर्न को देखने की बात कर रहा हूँ मैं, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, शॉर्ट साइड भी सेम काम कर सकते हैं। चलिए एक स्टॉक दोस्तों मुझे पता है बहुत अच्छे से, जिसका नाम है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसमें कंसोलिडेशन बना था बहुत जबरदस्त वाला, बुलिश फेस के बाद। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, बुलिश फेस बना था, ये देखिए, दिख रहा है कंसोलिडेशन आपको? अच्छा मुझे बताइए कि कंसोलिडेशन दिख रहा है, और कितने कब से शुरू हुआ और कब एंड हुआ, ये दिख रहा है? मुझे एक बार कमेंट करके बताइए कि एसबीआई के ऊपर एक कंसोलिडेशन बन रहा है 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे, मल्टी ईयर का, कौन से साल में शुरू हुआ और कौन से साल में जाकर के ब्रेकआउट दिया? अगर आपको दिख रहा है तो मुझे एक बार कमेंट करके बताइए, एक बार चैट बॉक्स में चैट करके बताइए कि इस साल में शुरू हुआ था और इस साल में जाकर के ब्रेकआउट दिया। कम से कम समझ तो आए कि आपको कितना क्लियर हुआ है। एचडीएफसी बैंक चेक करेंगे, रिलायंस वन बिग भी चेक करेंगे, आरआईएल, रिलायंस है ना राकेश जी ये, या कोई और स्टॉक है आरआईएल? राकेश जी, हम एक बार चेक कर लेंगे निफ्टी का अगेन। जी, टेक्निकल दिनसा जी कहते हैं जी 2008 से कंसोलिडेशन शुरू हुआ और 2020 तक रहा। ठीक है, आप आपका क्या ओपिनियन है? क्या कंसोलिडेशन 2008 से शुरू हुआ, 2020 तक रहा?
कितने लोगों का सेम ओपिनियन है या कुछ अलग है तो एक बार बताइए। चार्ट आपके सामने है। राकेश जोशी जी कहते हैं जी 2011 से शुरू हुआ और 2022 तक कंसोलिडेशन रहा। चलिए, तो आप लोग करीब-करीब सभी सही है। थोड़ा बहुत इश्यू है, टेक्निकल्स को समझने की कोशिश करना। मैं 2 वर्टिकल लाइन लगाऊँगा, आपको एग्ज़ैक्ट पता लगेगा कि कंसोलिडेशन कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक रहा। तो यहाँ पर देखिए वर्टिकल लाइन लगाते हैं, ये देखिए। यहाँ से दोस्तों कंसोलिडेशन शुरू हुआ है नवंबर 2010 से, क्योंकि यहाँ तक मार्केट टॉप बना रहा था। यहाँ पर मार्केट ने फर्स्ट अपना टॉप बनाया। तो उस टॉप को रिड्यूस करने के बाद वो कंसोलिडेशन फेज में गया। तो 1 नवंबर 2010 को ये जो कैंडल फॉर्म्ड हुआ था, ये वो कैंडल था। एक आध महीना ऊपर नीचे हो सकता है, आप या 1 अक्टूबर मान सकते हैं। तो ये दोस्तों वो कैंडल है जहां से कंसोलिडेशन शुरू हुआ। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं 2011 की शुरुआत में ही शुरू हो गया था कंसोलिडेशन। और इस कंसोलिडेशन का एंड इस कैंडल ने करा, क्योंकि इस कैंडल ने एक ब्रेकआउट दिया था इस कंसोलिडेशन के ऊपर। और ये कंसोलिडेशन है 1 फेब 2021 तक। तो ये दोस्तों पूरा फेस है कंसोलिडेशन का, जो 2010 अक्टूबर में शुरू हुआ और 2021 फेब में जाकर के ओवर हुआ। तो तकरीबन 10-11 साल का ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन है एसबीआई में। अब इसमें अगर आप देखिए पहले एसबीआई में क्या एक्शन था, फर्स्ट एक्शन देखना जरूरी है। ये कंसोलिडेशन मेरे लिए एक मल्टी बैगर स्टॉक का कंसोलिडेशन होता है। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर देख रहे हैं, 1 मंथ का मैंने टाइम फ्रेम लगाया है। और अगर आप देखेंगे इससे पहले एसबीआई क्या रिएक्ट कर रहा था, बहुत अच्छे से ऊपर जा रहा था, जिसमें कोई किसी को डाउट होना ही नहीं चाहिए। बढ़िया तरीके से ऊपर जा रहा था। यहाँ पर स्टॉक करता था एक टाइम पर 15 रुपए का। और 15 रुपए का स्टॉक 20 गुना होकर के ऑलमोस्ट हो गया था 330 रुपए के आसपास। ठीक है, फिर इसको 10 साल लगे इस कंसोलिडेशन फेज को ब्रेक करने में। देन उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज ब्रेक हुआ। यहाँ देखिए कंसोलिडेशन फेज ब्रेक हुआ और लगभग 380 390 पे हमें ट्रिगर मिला कि ये जी ब्रेक हो गया है। उसके बाद अब स्टॉक की क्या कंडीशन है, अगर हम अब स्टॉक की कंडीशन देखें, अब स्टॉक कहां पर पहुंचा है, लगभग 782 तक पहुंचा है। क्या आपके हिसाब से इसका टारगेट आ चुका है, जितना कंसोलिडेशन इसने 10 साल का करा था? तो मेरे हिसाब से इसका टारगेट अभी नहीं आया है। अभी एसबीआई को और मल्टीबैगर होना चाहिए एज पर टेक्निकल। लेकिन मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मार्केट में कोई भी चीज 100% नहीं है। मार्केट किसी ब्लैक स्वैन इवेंट की वजह से अगर गिर जाता है तो सभी गिर जाएंगे। तो नो वन गारंटीड यू। कोई सेबी रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालिस्ट है या सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट है जो आपको एडवाइजरी दे सकता है, वो भी आपको ये नहीं बोल सकता कि 100% मार्केट ऐसा ही रिएक्ट करेगा। फिलहाल स्टॉक बुलिश दिख रहा है। और एज पर जितना ये 10 साल का कंसोलिडेशन है ना, मेरे हिसाब से मिनिमम 5 से 8 गुना तो स्टॉक भागना ही चाहिए। मिनिमम इतना तो भागना चाहिए। बाकी कोई फ्लैक्स वैन इवेंट आ जाए उसका कह नहीं सकते। तो अगर मैं 400 रुपए को 5 गुना भी करता हूं तो मेरा टारगेट तो 2000 पे आता है। तो मेरे हिसाब से 2000 तक एसबीआई को जाना चाहिए, है ना? तो अगर मैं इतना एक्सपेक्ट करूं मार्केट में, तभी तो 10 साल के कंसोलिडेशन फेज को ट्रेड करने का बेनिफिट है। लेकिन गारंटीड कोई नहीं है, चाहे ये आज गिर जाए, चाहे कल से गिर जाए, चाहे कल से ये वापस इसको टेस्ट करने के लिए नीचे आ जाए, सपोर्ट लेकर के फिर वापस ऊपर जाए, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए स्टॉप लॉस काम आता है मार्केट के अंदर, राइट? तो ये दोस्तों होता है मार्केट के अंदर बड़े टाइम फ्रेम का कंसोलिडेशन, जिसको आप फोकस करेंगे तो आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स, जैसा मैंने थंबनेल में कहा था, 10 गुना रिटर्न्स, 100 गुना रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। अब एक स्टॉक और दिखाता हूं आपको, वो बहुत जबरदस्त भागा है और उसका डिस्कशन मैं शायद पहले कर भी चुका हूं एक दो बार। उसका नाम है क्यूपिड। कंपनी पता है क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है? कॉन्डम्स बनाती है कंपनी, है ना? तो इस कंपनी का आप कंसोलिडेशन फेज देखेंगे, बड़ा कंसोलिडेशन फेज है। बस इस स्टॉक के अंदर इशू यही था कि पुराना ट्रेंड बुलिश नहीं दिख रहा। तो यानी जब इसका आईपीओ आया था वहीं से ये फ्लैट था। तो तब भी आप इसको कंसीडर कर सकते हो क्योंकि वहीं से फ्लैट है जहां से आईपीओ आया है। तो अगर आप इसको देखेंगे, अगर मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊं, तो यहाँ देखिए, तो ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन, दो लाइन यहाँ पर आपको दिख रही है। स्टॉक में एक ब्रेकआउट आया था लगभग 18 रुपए पर। ये ब्रेकआउट आया था 1 अगस्त 2023 को। और स्टॉक बहुत ही मल्टी ईयर ब्रेकआउट के आसपास था। और यहाँ पर देखिए
स्टॉक कहाँ चला गया, मल्टी बैगर हो गया 10 टाइम्स के आसपास, 114 140 के आसपास कैसे हाई बनाया। तो बहुत ही जबरदस्त तेजी से स्टॉक के अंदर देखने को मिली। तो इसमें पहले ट्रेंड बुलिश नहीं था, बस वही एक कंसर्न था क्योंकि ये जहां से खुला है आईपीओ वहीं से कंसोलिडेट रहा है। दैट्स वाई रीजन इसका इस तरीके से एक्शंस मार्केट के अंदर रहा। एक स्टॉक दोस्तों और दिखाता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। बढ़िया कंपनी है जिसका नाम है बीकेडी, बालकृष्ण इंडस्ट्री। क्या करती है बालकृष्ण इंडस्ट्री? टायर्स बनाती है, ज्यादातर कमर्शियल टायर्स कंपनी बनाती है ना। तो ये दोस्तों बीकेडी का स्टॉक है। इसके अंदर एक कंसोलिडेशन फेज बन गया था, बहुत समय पहले की बात है, काफी साल पुरानी बात है। जैसे स्टोरी सुनाते हैं ना, वही बहुत साल पहले ऐसा हुआ था। तो बिल्कुल आप उसी साल के हिसाब से देखिए, बीकेडी एक कमर्शियल टायर बनाने वाली कंपनी, और ट्रक वगैरह के अंदर आपने इसके टायर देखे होंगे। बड़े-बड़े व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स जो हैवी वेट व्हीकल्स होते हैं, वो टायर्स ये कंपनी बनाती है। तो इस स्टॉक में देखिए एक बुलिश ट्रेंड था, 99 रुपीज़ से ये स्टार्ट हुआ था ट्रेंड, और 420 तक स्टॉक ऊपर गया था। फिर एक कंसोलिडेशन फेज में स्टॉक चला गया था, ये देखिए, ठीक है? तो एक फ्लैग पैटर्न टाइप का, जैसे मैंने आपको बोला था, कुछ उस टाइप का पैटर्न आपको यहाँ दिख रहा है। देन उसके बाद है कंसोलिडेशन फेज, यहाँ पर जाकर के ब्रेकआउट हुआ। आप ये ब्रेकआउट, ये ऑल टाइम हाई ब्रेक का भी वेट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ऑल टाइम हाई ब्रेक कर जाए तब भी वेल एंड गुड है। लेकिन ये पैटर्न ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए इस तरीके की, तब भी ओके। स्टॉक कहाँ से लेकर कहाँ तक भागा था? लगभग आपने देखा 300 रुपए तक स्टॉक भागा था। 98 से शुरू हुआ था, 400 तक भागा था। तो हम एक्सपेक्टेशन क्या कर सकते हैं? हालांकि मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, लेकिन इतना मल्टी ईयर भी नहीं है, सिर्फ 1.5 साल का ब्रेकआउट है। तो कितना एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं? ब्रेकआउट हमें 300 रुपए भी मिला तो हम कह सकते हैं स्टॉक डबल हो जाएगा, है ना, 350 600 रुपए के आसपास चले जाएगा। तो अगर हम इसको कंसीडर करें कि कहां तक स्टॉक चला गया, तो ये देखिए, स्टॉक बहुत जबरदस्त ऊपर चला गया, लगभग लगभग 1200 रुपए के आसपास, और तब जाकर के कंसोलिडेशन फेज इसके अंदर आया। तो बढ़िया तेजी इसके अंदर देखने को मिली। और यहाँ देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा कंसोलिडेशन फेज था जो 800 रुपए के आसपास हुआ। तो जितना आप एक्सपेक्टेशन लगा रहे थे, वो उस टारगेट से ज्यादा बड़ा टारगेट आप अचीव मार्केट में कर पाए। तो सिंपल सा प्राइस एक्शन है। आपको इंट्राडे करना है तब भी ये प्राइस एक्शन देख सकते हो, शॉर्ट टर्म करना है तब भी देख सकते हो, लॉन्ग टर्म करना है तब भी यही प्राइस एक्शन देख सकते हो। किसी अनदर प्राइस एक्शन की क्या जरूरत है मार्केट में? कुछ और सीखने की जरूरत है? नहीं है। काफ़ी लोग आएँगे, जी आपने अपने चैनल के ऊपर ही 1200 वीडियो डाल रखे हैं और आपने सारे इंडिकेटर कवर कर रखे हैं, पता नहीं क्या-क्या कवर कर रखा है। तो नई-नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करना वो एक चैनल का पार्ट है, वो चैनल का एक मोटिव है। भई किसी को सीखना है कि पीनट पैटर्न कैसे काम करता है, या हेड एंड शोल्डर कैसे काम करता है, चीज़ें कैसे काम करता है, तो हमारे चैनल का मोटिव ये है कि उसकी एक वीडियो मिल जाए, एक इंट्रोडक्शन आपको मिल जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी पैटर्न सीख लो, सभी इंडिकेटर सीख लो, तो कभी ट्रेड ही नहीं कर पाओगे, मुझे भी पता है। भाई ट्रेड करना है और पैसा कमाना है तो एक आध चीज के ऊपर ही फोकस किया जाएगा, एक चीज, दो चीज, तीन चीज के ऊपर ही फोकस किया जाएगा। सभी चीज में फोकस करके तो ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते, एनालिसिस पैरालिसिस हो जाएगा। सारे इंडिकेटर आप बुलिश लेने लग गए, सारे बेरिश लेने लग गए, तो ट्रेड ही नहीं मिल पाएगा। तो वो दोस्तों मैं भी जानता हूँ अच्छे से, भली बात जी। तो ये दोस्तों मेरे कुछ स्टॉक्स थे, मैंने क्यूपिड दिखा दिया। अब आपके स्टॉक्स के ऊपर आते हैं, तो मेरे पास कुछ रिक्वेस्ट आई थी स्टॉक्स को लेकर के। तो रिकिन पटेल जी कहते हैं कि एचडीएफसी बैंक वन डे टाइम फ्रेम, तो उसको देखते हैं क्या है। एचडीएफसी बैंक टाइम फ्रेम लगा दिया है वन डे का, कंसोलिडेशन वन डे के टाइम फ्रेम में देखिए क्या हुआ। हमारा नेगेटिव सिग्नल्स बन रहे हैं यहाँ पर। नेगेटिव सिग्नल्स कैसे? अगर आप यहाँ देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मार्केट एक डायरेक्शन में चाहिए। स्टॉक में डायरेक्शन क्या रहा? डाउन साइड। डाउन साइड के बाद ये स्टॉक बिल्कुल फ्लैट हो गया, साइडवेज हो गया। क्लियर है? तो वन डे टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर ये कंसोलिडेशन का ब्रेक डाउन देता है, ब्रेकआउट दे रहा है तो उसको छोड़ दीजिए। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि अगर ब्रेक डाउन देता है इन फ्यूचर, तो ये इसका एक नेगेटिव सिनेरियो बन जाएगा। हम इस पैटर्न को बाय की साइड कंसीडर नहीं कर रहे, लेकिन हम इस पैटर्न को शॉर्ट की साइड जरूर कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर ये पैटर्न ब्रेक डाउन देता है इन फ्यूचर, तो जितना ये रुझान था, आप ये देख रहे हैं कहां से लेकर कहां तक गिरा है। लगभग 1800 से लेकर के ये नीचे गिरा है लगभग 1600 तक। तो शायद हम कंसीडर कर सकते हैं 150 पॉइंट तक शायद और नीचे मार्केट गिर जाए। 150 पॉइंट कहां से कंसीडर करेंगे? टॉप से। इसका जो टॉप है, टॉप कहां है?
टॉप है लगभग 1680 के आसपास। अगर मैं यहाँ से 200 पॉइंट हटाता हूँ लगभग 400, तो लगभग साढ़े 1400 के आसपास आप कंसिडर कर सकते हैं कि अगर यहाँ से ब्रेकडाउन आया तो शायद साढ़े 1400 तक के आसपास ये आ जाएगा। ठीक है, 1480 से लेकर साढ़े 1400 तक शायद ये नीचे आ सकता है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है, ये कोई एडवाइजरी भी नहीं है। ये सिर्फ प्राइस एक्शन सीखने के लिए हम कर रहे हैं, इसके ऊपर कोई बाइंग एंड सेलिंग कोई डिसीजन आपको मेरे कहने पर नहीं लेना है, सिर्फ प्राइस एक्शन वॉच करना है सीखने के लिए, दैट्स इट। उससे अलावा आपको कुछ नहीं लेना है। उसके अलावा देखिए एचडीएफसी बैंक के बाद मेरे पास राकेश जोशी जी ने बोला है जी RIL पर देखिए रिलायंस ही है ना सर राकेश जी, ये कोई और स्टॉक है RIL, एक बार देखते हैं, रिलायंस ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। रिलायंस के ऊपर देखते हैं 1 वीक का टाइम फ्रेम, क्या कह रहा है 1 वीक में। 1 वीक में देखिए क्या कह रहा है, बहुत देखिए रिलायंस के ऊपर मैंने एक बार अपना व्यू दिया था। रिलायंस में क्या हुआ था, एक कंसोलिडेशन फेज बना हुआ है करंटली, अगर आप देखेंगे एक स्ट्रॉन्ग रैली इसके अंदर आई थी, फिर एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया था। ठीक है, इस कंसोलिडेशन में एक ब्रेकआउट भी इसके अंदर बीच में हुआ था और देन उसका सपोर्ट लेने के लिए वापस नीचे आ गया। यहां से यहां तक कि अगर आप रैली देखेंगे तो 2200 से लेकर के 3000 तक गया है। तो एक्स पर मेरी एक्सपेक्टेशन लो के हिसाब से अगर मैं 800 रुपए इसमें और प्लस करूं, तो एस पर मेरी एक्सपेक्टेशन है कि शायद 3500 के आसपास ये जाना चाहिए। 3500 के आसपास जाएगा तो ये 800 पॉइंट रिकवर कर लेगा यहाँ से, 3500 3600 तक जाना चाहिए। लेकिन ये ब्रेकआउट दिया था, वापस अंडर में आ गया नीचे। तो यहाँ पर जो नीचे का लेवल है ना, इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, और ये जो लेवल है आप यहाँ देख सकते हैं 2700 को जो लेवल है बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो जब तक ये सपोर्ट के ऊपर है तब तक हम इसको या तो साइडवेज कंसीडर करते हैं या बुलिश कंसीडर करते हैं। तो इन फ्यूचर अगर ये वापस ऊपर की तरफ का लेवल तोड़ता है, यानी 3000 के ऊपर वापस अगर ये जाता है, तो वापस के अंदर हो सकता है एक तेजी मिल जाए। और एज पर ये 800 रुपए का जो लेवल है, यानी 3500 रुपए में जाकर के बैठेगा, क्योंकि हम लो कंसीडर यहां से करते हैं, 2700 बॉटम से कंसीडर करते हैं। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ से अगर 800 रुपए हो जाता है तो 3500-3600 तक के आसपास जाना चाहिए। फिलहाल ये साइडवेज ट्रेंड के अंदर, ये टेरिटरी के अंदर ट्रेड कर रहा है। प्लस अगर ये इसके नीचे जाता है, 2700 के नीचे आता है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव सिनेरियो बनता है, लेकिन हम उसको शॉर्ट कंसीडर नहीं करते। शॉर्ट के लिए मैंने आपको बताया पहले गिरना चाहिए, फिर कंसोलिडेशन, फिर वापस गिरना चाहिए, है ना। चलिए, तो एचडीएफसी किस फेस में चल रहा है, देखिए रिकिन पटेल जी, एचडीएफसी वैसे बड़े टाइम फ्रेम में साइडवेज चल रहा है, और 1 डे का टाइम फ्रेम में थोड़ा सा नेगेटिव सिनेरियो बना रहा है। जैसे कि मैं बड़ा टाइम फ्रेम लगाता हूँ, आपको क्लियर होगा, बहुत ही साइडवेज ट्रेंड इसका चल रहा है, ये देखिए, आपको क्लियर होना चाहिए, आप खुद चार्ट देखेंगे आपको क्लियर होगा बड़े टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है। ये देखिए, ये एक रैली आई थी 2000 कोरोना के बाद, जब ये रैली आई थी, आप ये देखिए 2021 अक्टूबर से ये फेज स्टार्ट हुआ। ये देखिए, ये साइडवेज फेज चल रहा है, और कितना टाइम हो गया इसको, 1 साल, 2 साल, लगभग 3 साल, 3 साल हो गए एक ही फेज में चल रहा है। तेजी इसके अंदर कब आ सकती है, एज पर टेक्निकल, जब इस कंसोलिडेशन फेज के ऊपर मार्केट निकलेगी और 1 वीक की कैंडल क्लोजिंग देगी, क्योंकि हमने ये लगाया है 1 वीक के टाइम फ्रेम पे। जब ये 1 वीक के टाइम फ्रेम के ऊपर क्लोजिंग देगा, कहां पर 1800 से ऊपर क्लोजिंग देगा, तब हम कह सकते हैं इसका कंसोलिडेशन फेज ओवर हो गया है। अब यहां से ये ऊपर जाना चाहिए, कितना ऊपर जाना चाहिए, ये रैली देखिए कहां तक रैली आई थी, 700 रुपए से लेकर के 1700 तक, 1000 पॉइंट की, तो ये बॉटम लगाइए 1300 के आसपास का बॉटम है। तो हम कह सकते हैं कि 2200-2300 रुपए के लेवल तक ऊपर जा सकता है, एज पर जो हमने पैटर्न अपने लगाया उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग। तो एज पर पैटर्न के अकॉर्डिंग हम ये कंसिडर करेंगे कि 2200-2300 तक ये ऊपर जा सकता है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं ये कोई एडवाइजरी नहीं है, ये सिर्फ आपको देखना है, सिर्फ वॉच करना है। कोई स्टॉक बाय एंड सेल मेरी रिकमेंडेशन या एडवाइजरी पे मत लीजिए। ये कोई एडवाइजरी आप कंसीडर मत करिए, क्योंकि स्टॉक रिवर्स भी कर सकता है, दोनों पोटेंशियल है। मैंने कहा 55% की भी एक्यूरेसी आ जाए बहुत है, वैसे इस पैटर्न की एक्यूरेसी ज्यादा है, लेकिन अगर एक्यूरेसी नहीं आए और आपको नुकसान हुआ, तो आप मुझे ब्लेम मत करिएगा, क्योंकि ये एडवाइजरी नहीं है, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस सिखाने की मैं कोशिश कर। रितेश खन्ना जी ने आईआरसीटीसी की रिक्वेस्ट करी थी, तो एक बार देख लेते हैं। आईआरसीटीसी टाइम फ्रेम उन्होंने नहीं बताया। फिलहाल देखिए कंसोलिडेशन फेज में चला गया आईआरसीटीसी, देखिए एक रैली इसके अंदर बनी थी, ये देखिए एक रैली इसके अंदर बनी थी, और इसके बाद देखिए कंसोलिडेट हो गया। ठीक है, जब कंसोलिडेशन फेज ब्रेक होगा तब इसको हम
वापस लॉन्ग के लिए कंसिडर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो फिलहाल कंसोलिडेट चल रहा है। डेल्टा कॉर्प का है धीरेन्द्र जी ने, डेल्टा कॉर्प एक बार देखते हैं। ये देखिए, इसको दोस्तों कहते हैं नेगेटिव सिनेरियो। देखिए इसमें क्या हुआ था, रिसेंटली का भी बताऊंगा मैं, करंटली का ही बताऊंगा। देखिए हुआ क्या था, यहां से इसने गिरावट शुरू करी 350 से, नीचे आ गए भाई साहब 160 रुपए पे। फिर इसने कंसोलिडेशन फेस बनाया, और जैसे कि हमने बोला था कि इसके अंदर बाय कंसीडर नहीं करते, इसमें सेल कंसीडर करते हैं। तो जैसे ही इसने इसका लेवल तोड़ा, ये और तेजी से नीचे आ गया। तो जितनी यहाँ पर मोमेंटम था, यहाँ पर मोमेंटम देखिए कितना था, 340 से लेकर कहां तक नीचे आया था, 160 तक। तो ऑलमोस्ट 200 180 पॉइंट। अब यहां से 180 पॉइंट में अगर माइनस करूं तो कितना हो गया, 140। तो ये 140 से भी यहाँ से नीचे आ गया, ये देखिए काफी नीचे, एक 100 रुपीज के आसपास ये ट्रेड कर रहा था, अब ये 130 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो वो टारगेट भी आ गया है, सब कुछ इसके अंदर देखिए नेगेटिव है, तो इसको हम नेगेटिव सिनेरियो में गिनते हैं, इसको हम पॉजिटिव सिनेरियो में नहीं गिनते। अगर इसके ऊपर कभी इन फ्यूचर लॉन्ग करना है तो कब करोगे आप, लॉन्ग कैसे करोगे? आपको ऐसा लग रहा है ट्रेंड रिवर्स होगा, कब ट्रेंड रिवर्स होगा, कैसे हम कंसिडर करेंगे? तो कंसिडर दोस्तों हम करेंगे जब इसके अंदर एक मोमेंटम आएगा ऊपर की तरफ, फिर एक कंसोलिडेशन आएगा, ठीक है। देन उसके बाद अगर ब्रेकआउट आया, फिर हम इसको कहेंगे जी ट्रेंड इसका रिवर्स हो चुका है, और यहां पर हम इसको लॉन्ग कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। चलिए, हाँ चार्ट दिखना चाहिए सर, एक बार देखिए। अच्छा, वीई को लेकर के भाविक जी ने बोला है कि एक बार वीई को देख लो। सर आरएसआई के ऊपर नहीं है आज की वीडियो, आज हम बात कर रहे हैं प्राइस एक्शन की। तो वोडाफोन आइडिया, व्हाट एन आइडिया सर जी, क्या स्टॉक है यार वोडाफोन, कि बहुत टाइम से परेशान कर रहा है। देखिए साइडवेज टेरिटरी में चल रहा है, अगर आप देखेंगे इसको। ट्रेंड कब रिवर्स करेगा, जैसे मैंने बोला था, एक मोमेंटम आएगा। ये देखिए, आप खुद ही पहचान सकते हैं, बहुत इजी है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। क्या मुश्किल है, ये देखिए ट्रेंड ऊपर की तरफ स्टेब्लिश हुआ, कहां से लेकर कहां तक भागा, 5 रुपए से स्टॉक 18 रुपए तक भागा। उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेस में चला गया, अभी भी कंसोलिडेशन फेस में ही है। ये देखिए, ये ऊपर की तरफ एक लेवल बन रहा है, एक नीचे की तरफ लेवल बन रहा है। अगर इसके अंदर बाइंग करनी है, रियलिटी में किसी को बाय करके पैसा बनाने की एक हाई प्रोबेबिलिटी पे जाना है, तो वो तभी जा सकता है जब इस कंसोलिडेशन फेज का एक हाई ब्रेक होगा, और 1 वीक के टाइम फ्रेम पे ब्रेक होगा। और ये लेवल मैं बता देता हूँ, ये 19 रुपए 10 पैसे के आसपास भागा है। तो आप मान लीजिए 20 रुपए के ऊपर अगर ये क्लोजिंग करता है इन फ्यूचर कभी भी, तब जाकर के इसके अंदर एक बढ़िया ट्रेंड स्टेब्लिश होगा ऊपर की तरफ। आप देखेंगे तो आपको रियलिटी में ऐसा लगेगा कि किस तरीके से स्टॉक ने रिएक्ट करा, बढ़िया रिएक्ट कर सकता है, लेकिन गारंटी नहीं है। ब्रेकआउट करके नीचे भी आ सकता है, मैंने बोला, और ये एडवाइजरी नहीं है, सिर्फ आपको वॉच करना है और कुछ नहीं। किसी भी स्टॉक में कोई एडवाइजरी नहीं है, ठीक है। तो आपको पता लग गया कंसोलिडेशन फेज क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, क्लैरिटी है। और पिरामल पे एक बार देख लेते हैं, मैं 2-3 स्टॉक देख रहा हूँ, उसके बाद हम नहीं चेक कर रहे, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया दोस्तों। पिरामल, पिरामल फार्मा, टाइम फ्रेम नहीं बताया आर के जी आपने मुझे। ये देखिए, अब इसको थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे लगाते हैं। ये देखिए क्या हुआ था इसमें, देखिए जो मैंने आपको बताया वही चीज हुई इसके अंदर। इसमें देखिए एक बुलिश फेस बना यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। फिर कंसोलिडेशन फेस में गया, कब बाय करना था, यहाँ बाय करना था, यहाँ बाय करा, और अपना टारगेट वो दे भी चुका है। पिरामल अगर आप देखें, तो जितनी ये रैली आनी थी वो रैली के ऊपर जा भी चुका है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये अपना टारगेट दे चुका है तो स्टॉक ऊपर नहीं जा सकता, स्टॉक ऊपर जा सकता है, बहुत ऊपर जा सकता है, मल्टीबैगर हो सकता है। लेकिन अगर आपको टारगेट समझ में नहीं आते तो उसके हिसाब से मैंने बताया था, इस हिसाब से आप अपना टारगेट डिसाइड कर सकते हैं।
नहीं सर, ये म्यूजिक 2024 ने बोला है कि ईटीएफ्स के अंदर कुछ देख सकते हैं, नहीं जी। ईटीएफ के अंदर भी सेम सिनेरियो, बिल्कुल सेम है, नॉट एन इशू। आरके जी ने एयू स्मॉल बैंक की रिक्वेस्ट करी है, उनका देख लेता हूँ, प्लस मैं राजा घोष जी ने आईआरएफसी की करी है। मैं दो चार्ट देख रहा हूँ, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चन आंसर पे आ रहा हूँ। आप अपने क्वेश्चन आंसर पूछिएगा, कोई भी कंफ्यूजन है कुछ भी आप मुझसे पूछिएगा, हम कंसिडर करने की कोशिश करेंगे। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, देखिए क्या हो रहा है इसके अंदर। बहुत लंबा कंसोलिडेशन चल रहा है इसमें, बहुत लंबा। स्टॉक मतलब हद ही हो रखी है स्टॉक की। थोड़ा सा इसको 1 मंथ टाइम फ्रेम पे लाएंगे। ये देखिए क्या हुआ स्टॉक के अंदर। देखिए यहाँ पर एक रैली आई थी, 180 रुपीज से स्टॉक ऊपर गया था, और एक इसने हाई लगाया था लगभग 680-90 के आसपास हाई लगाया था, और अब क्या है, ये कंसोलिडेशन में फंस गया है। अब ये ना तो बुलिश है ना बेयरिश है, ये कंसोलिडेट कर रहा है, साइडवेज कर रहा है। तेजी कब आएगी, जब इसका ये ऑल टाइम हाई ब्रेक होगा, 800 से ऊपर क्लोजिंग देगा, 1 वीक के टाइम फ्रेम पे देगा, विद वॉल्यूम्स अगर दे देता है, वॉल्यूम्स कंसीडर कर सकते हो। नीचे अगर वॉल्यूम्स भी अच्छे आ जाते हैं, देन आप और अच्छा कंसीडर कर सकते हो, और ये और तेजी से ऊपर जाता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। तो अभी कंसोलिडेशन फेस में है। और कितने साल हो गए इसको, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 3 साल का अप्रोक्स कंसोलिडेशन हो चुका है इसका। और तेजी तभी आएगी जब ये 800 के लेवल के ऊपर आएगा। अभी ये ना तो ये बेयरिश है ना ये बुलिश है, और बुलिश बायस्ड हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि अगर ऊपर जाएगा तो एक स्ट्रॉन्ग रैली इसके ऊपर मिल सकती है, एक अच्छा मोमेंटम इसके ऊपर आ सकता है, लेकिन गारंटी नहीं है, नीचे भी आ सकता है। उसके बाद आईआरएफसी देख रहा हूं मैं, लास्ट स्टॉक में देख रहा हूँ दोस्तों, और इसकी रिक्वेस्ट करी है राजा घोष जी ने, और काफी टाइम हो गया है बात करते हुए। क्या हुआ है इस स्टॉक में, सेम चीज हुई है जिसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं, सेम चीज हुई है, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट। देखिए आईआरएफसी के अंदर भी पुराना एक बार दिखा रहा हूँ, पुराना देखिए, एक मोमेंटम आया, कंसोलिडेशन फेस में गया, देन उसके बाद हाई ब्रेक करा, और जिस रफ्तार से यहाँ भाग रहा था ना, उसी रफ्तार से यहाँ भागा, बढ़िया तरीके से, है ना, बढ़िया पैटर्न। और क्या चाहिए उसको, बच्चे की जान लोगोगे, इतना सिंपल सी चीज है, इतनी सिंपल सी चीज करके। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, साइडवेज हो गया, फंस गया है। ये देखिए ऊपर गया, साइडवेज हो गया। एक बार ब्रेक करने की कोशिश करी थी, नहीं कर पाया, वापस अपनी साइडवेज टेरिटरी के अंदर आ गया। कई बार ऐसा होता है कि वो ब्रेक करता है, टेरिटरी में वापस आ जाता है, तो फिर आपको वेट क्या करना है, इस टेरिटरी से बाहर निकले और अपना हाई ब्रेक करे। तो मैं स्टॉक को लेने में तब रेलिवेंट महसूस करूंगा अपने आप को, जब ये 231 या 232 से ऊपर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर क्लोजिंग देगा। तब मुझे ऐसा लगेगा कि अपनी ये जो पुरानी रैली है, बुलिश रैली है, उसको बहुत अच्छे से एक्सटेंड कर सकता है, और लेकिन जरूरी नहीं है, रिवर्स भी कर सकता है, जैसे मैंने आपको पहले बोला। तो कुल मिलाकर के दोस्तों ये था ऑल ओवर। अब आप मुझसे कोई क्वेश्चन आंसर है, 5-10 मिनट हम आपको क्वेश्चन आंसर के देते हैं। कोई अगर आपका क्वेश्चन आंसर है, कोई कंफ्यूजन है किसी चीज को लेकर के, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, हम आपको उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। सर ईटीएफ, बिल्कुल आर्यन जी, ईटीएफ आप कंसीडर कर सकते हो ट्रेडिंग के लिए, अगर आप मार्केट में नए आए हो, क्योंकि ईटीएफ इंडेक्स को डिनोट करते हैं ज्यादातर ईटीएफ्स। मार्केट में आप इंडेक्स बेस्ड ईटीएफ्स आप कंसीडर करोगे, तो ऑब्वियसली मार्केट गिरेगी तो वो संभलेंगे। देखिए एक पर्टिकुलर स्टॉक में क्या होता है, जैसे कि अगर मैं यस बैंक के अंदर कभी बुलिश था, तो मैं आज बुलिश नहीं हूँ। रीजन, 400 रुपए वाला स्टॉक 5 रुपए पे आ गया था, अभी भी 20-25 रुपए पे ट्रेड कर रहा है ना। तो हमें इंडेक्स के अंदर ऐसी कंडीशंस नहीं आती। अगर बैंक निफ्टी पे ट्रेड करते तो ऑब्वियसली बैंक निफ्टी ज्यादा सिक्योर्ड ट्रेड होता, प्लस इन्वेस्टमेंट होता। एस सिंह जी, आपको क्लोजिंग का वेट करना चाहिए, क्योंकि आप जिस टाइम फ्रेम को यूज कर रहे हैं, अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, छोटे मूव पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी आपको क्लोजिंग का वेट करना है। 1 डे का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, तो 1 डे के टाइम फ्रेम को क्लोज होने दीजिए, देन उसके बाद आप कंसीडर करिए। क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग कराता है इन्वेस्टर, अप डाउन कराते हैं ट्रेडर। तो हमें इन्वेस्टर की माननी है, क्योंकि हम अगर कुछ दिन के लिए उसको रख रहे हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप इंट्राडे के टाइम फ्रेम पर है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे है, कई बार हमने देखा क्लोजिंग बहुत ऊपर आ जाती है, तो उसमें क्या हाई ब्रेक के ऊपर कंसीडर कर सकते हो। लेकिन स्विंग ट्रेड पे बिल्कुल ऐसा मत करना, बड़े टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग का ही वेट करना। आपका कोई और क्वेश्चन है, प्लीज आप बताइए,
मैं 5 मिनट के लिए लाइव हूँ, देन फिर हम क्लोज करेंगे। 1 घंटे से ज्यादा टाइम हो गया, लैपटॉप की चार्जिंग भी कोलैप्स होने वाली है। तो प्लीज आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज जल्दी बताएं। अच्छा, सुनीता जी ने पूछा है सांगवी मूव नीचे या ऊपर। एक बार मैं चार्ट देख लेता हूँ सांगवी मूव का। अ, सांगवी मूव ऐसा कोई सुनीता जी स्टॉक नहीं आ रहा, संगानी आ रहा है, एक सेकेंड। सांग, हाँ ठीक है, सांगवी मूवर्स आ गया, सॉरी। तो अब ये देखिए, जैसा कि देखिए मैंने आपको पहले बोला था, इसके अंदर क्या हो रहा है। मैंने ऑलरेडी आपको बोला था कि स्टॉक गिरेगा, कैसे गिरेगा। ये देखिए डाउन गया, कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ब्रेक डाउन हो गया। इसको हम क्या कंसिडर करते हैं, नेगेटिव टेरिटरी में कंसिडर करते हैं। तो सुनीता जी, इसको हम नेगेटिव टेरिटरी में कंसिडर करते हैं एज पर प्राइस एक्शन। और इन फ्यूचर अगर इसको भागना होगा, ये तब भागेगा जब अपने स्विंग्स ऊपर बनाना शुरू करेगा। या जैसे हमने पैटर्न आपको बताया है कि पहले ऊपर भागे, जैसे कि देखिए ये वाला पैटर्न आप देखिए, पहले ऊपर भागे, कंसोलिडेट करे, फिर ऊपर भागेगा, तब हम इसको कहेंगे कि जी बुलिश टेरिटरी में। अभी फिलहाल स्टॉक बेरिश टेरिटरी में है और डाउन ट्रेंड शो कर रहा है, और बड़े टाइम फ्रेम के अंदर भी डाउन ट्रेंड शो कर रहा है। तो कभी रिवर्स करेगा तो कुछ इस तरीके का पैटर्न आपको दिखाई देगा। जी हाँ सोनू सिंह जी, 100% इंट्राडे। आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम, 1 मिनट का टाइम फ्रेम, 15 मिनट का टाइम फ्रेम, किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर आप कंसिडर करिए, बेहतरीन काम करता है। टाइम फ्रेम की कोई बाउंडेशन नहीं है इस पैटर्न के ऊपर। शानदार पैटर्न है। आर्यन शर्मा जी, मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, दैट्स वाई रीजन मैं आपको ये नहीं कह सकता कि म्यूचुअल फंड्स या ईटीएफ्स में क्या एक जगह पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप पैसे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या कौन सा करना चाहिए वो मैं आपको नहीं बता सकता। आप म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में एक साथ कर सकते हैं, लेकिन कौन सा करना है वो मैं आपको रिकमेंड नहीं कर सकता। उसके लिए आपको एक सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलने की जरूरत है। आप उससे मिल करके वो चीज कंसीडर कर सकते हैं। 100% विशाल जी, स्विंग ट्रेडिंग कैन बी डू डेफिनेटली। कृतिक जारिया वाला जी कह रहे हैं टीवीएस मोटर। सवाल क्या है आपका, टीवीएस मोटर पे क्या बताऊं मैं आपको, और टाइम फ्रेम बताइए। चलिए एक बार टीवीएस मोटर कंसीडर कर लेते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम में बुलिश है सर। देखिए, अभी कोई इसके अंदर वीकनेस नहीं दिख रही है, लेकिन 1 डे के टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा साइडवेज हो गया है। आप यहाँ कंसीडर करेंगे तो आपको पता लगेगा, थोड़ा सा साइडवेज हो गया ये देखिए, ये देखिए ऊपर गया है स्ट्रॉन्ग। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा साइडवेज टेरिटरी में आ गया है। तो इन फ्यूचर जब इस टेरिटरी से बाहर निकलता है, अगर इसको ऊपर जाना है तो इस टेरिटरी से बाहर निकलना पड़ेगा। और इसका एक हाई क्या है, अगर आप हाई यहाँ नोट करते हैं तो 2860 2870 के आसपास है। तो जब भी ये ऊपर जाएगा इसके ऊपर, तो अपनी रैली को एक्सटेंड करेगा। तो जब भी आपको कोई हल्का सा भी अंदाजा मिल रहा है कि साइडवेज हो रहा है, थोड़ा रुक जाओ स्टॉक के अंदर, एकदम बाय मत करो, उसको ब्रेकआउट आने दो, देन वो स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस देगा आपको। थैंक यू आर्यन जी, थैंक यू सो मच। आप हमारी वीडियो रेगुलर देखते हैं और चीजें सीखने की कोशिश करिए, किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत हुई। किसी का टेक्निकल एनालिसिस डेली देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट में आप ऐसे पैसा नहीं बना पाओगे। तो हमेशा आपको सीख करके, समझ के, अपनी रिसर्च करनी चाहिए, अपने उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, तभी आप मार्केट से अच्छा कर पाओगे। तो यही था दोस्तों आज की लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर। लैपटॉप की चार्जिंग भी ऑब्वियसली बहुत ओवर हो चुकी है, और अभी मैं चार्जर लेकर नहीं आया हूँ अपने स्टूडियो के अंदर, दैट्स वाई रीजन मैं नहीं लगा सकता उसको चार्जिंग पे। तो फिलहाल दोस्तों वाइंड अप करते हैं, जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट स्ट्रीमिंग पे। एवरी संडे में 8 बजे आपसे मिलता हूँ लाइव स्ट्रीमिंग पे। तो नोट करिएगा कि 8 बजे
एवरी संडे मैं ट्राई करता हूँ कि आपके साथ लाइव बात करूँ किसी एक टॉपिक को लेकर के। बाकी आप टॉपिक मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि किस टॉपिक के ऊपर बात करनी चाहिए, किस टॉपिक पे लेकर के आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है। टेक्निकल एनालिसिस या इंडिकेटर हमारा मेन फ़ोकस रहता है, तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका मैंने 1 घंटा ज़रूर लिया, 1 घंटा 15 मिनट हो गए, ज़रूर लिया और जल्दी मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, भगवान की कृपा आपके ऊपर बने रहे। मार्केट से आप खूब पैसे कमाएँ, खूब सीखें। इसी दुआ के साथ, इसी ब्लेसिंग के साथ दोस्तों स्ट्रीमिंग को बंद करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।